जी डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा जी। शुक्रिया चेयरमैन साहब। मैं इससे पहले कि अपनी तकरीर स्टार्ट करूं, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि जो पार्लियामेंट कुछ रूल्स के तहत चलती है, कुछ प्रेसिडेंट्स के तहत चलती है, और एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज की नुमाइंदगी होती है, और उसमें तरीकेकार सेट किया जाता है कि ऐवान कैसे चलाना है, और यह भी वहां फैसला होता है कि कभी कोरम बजट में पॉइंट आउट नहीं किया जाएगा, क्योंकि 12-12, 1-1 बजे तक सेशन चलते हैं और मेंबर्स चले जाते हैं अपनी तकरीरें करके। तो वो सारे प्रेसिडेंट्स, वो सारी चीजें जिस तरह यहां पे वायोलेट हो रही है, मेरा ख्याल है कि अब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इररेलेवेंट होती चली जा रही है। और चेयरमैन साहब, मैं क्योंकि पिप्स का एक इदारा भी मैंने बनाया था, और उसका मकसद ये था कि जो आपके न्यू कमर्स या न्यू पार्लियामेंटेरियंस आते हैं कि उनको भी वो सारी रिवायात और रूल्स के हवाले से हम वहां पे एजुकेट करें। तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें बहुत जरूरी है कि आप पिप्स के लेवल पे उठाइए। स्पीकर साहब, मैं यहाँ मेंबर नेशनल असेंबली की जो ओथ होती है वो पढ़ना चाहूंगी, और वो खास तौर पे इसलिए यकीनन जो हमारे जूनियर मेंबर्स हैं उनके लिए तो है, लेकिन मैं ये खास तौर पे अपने सीनियर मेंबर्स, पार्लियामेंटेरियंस जो 5वीं दफा और 6ठी दफा इस ऐवान में आए हैं, तो वो कौन सी ओथ उठाकर इस ऐवान में आते हैं। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशिएंट, द मोस्ट मर्सीफुल, I do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as a member of the National Assembly, I will perform my functions honestly, to the best of my ability, faithfully, in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law and the rules of the Assembly, and always in the interest of the sovereignty, integrity, solidarity, well-being and prosperity of Pakistan, that I will strive to preserve the Islamic ideology, which is the basis for the creation of Pakistan, and that I will preserve, protect and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. I hope कि ये जो आखिर में मैंने पढ़ा कि अल्लाह ताला हम सबकी मदद भी कर, गाइड भी करे। स्पीकर साहब, इस ऐवान का तकद्दुस, स्पीकर की कुर्सी का तकद्दुस मैंने अभी जो ओथ में पढ़ा, जो रूल्स कहते हैं कि उसका तकद्दुस कितना जरूरी है। पार्लियामेंट मजबूत होगी तो जमहूरियत मजबूत होगी और दूसरे इदारे मजबूत होंगे, लेकिन पार्लियामेंट की मजबूती के लिए भी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जमहूरियत का होना बहुत जरूरी है। निहायत अफसोस हुआ था मुझे यहां पे, वैसे तो साल 1.5 साल से मैं देख रही हूं और मैं फ्लोर पे बार बार उठा रही हूं इस इशू को कि सीनियर पार्लियामेंटेरियंस, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स इस तरह, जिस तरह कुर्सी का तकद्दुस, इस ऐवान का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं, वो निहायत एक तकलीफ दे बात है। यकीनन ऐसा लगता है कि उनकी डोरें भी किसी और के हाथ में हैं, और वो डोरें क्योंकि उनके लीडर्स अपने मफादात के लिए इस ऐवान को हॉस्टेज बनाते हैं। चेयरमैन साहब, देयर इज मेथड इन द मैडनेस, और अगर ये सब कुछ इसी तरह रहा तो यकीनन ऐवान का तकद्दुस जाता रहेगा। मैं आपकी भी चेयर से तवक्को करती हूं कि एज अ फॉर्मर स्पीकर और एक खातून स्पीकर के उसको इस तरह इंटरप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह भी यहां का प्रेसिडेंट है। स्पीकर साहब, बहुत सारी तकरीरें हुई यहां, काफी खवातीन ने भी अच्छी तकरीरें की, लेकिन जो लीडरशिप का
एक मायोपिक विजन नजर आया। स्पीकर साहब, जिन हालात में यह बजट आया है और आज जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है, क्या वो हमसे छुपी हुई है? जो कुछ हमारे ईस्टर्न बॉर्डर या कश्मीर की आज सूरत हाल है, स्पीकर साहब, हमारी तवज्जो एक दफा फिर वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ ले जाई जा रही है। उस पहली जंग में जो अफगानिस्तान के हवाले से जंग थी, आज तक हमारा मुल्क उससे रिकवर नहीं कर सका है। 70,000 कीमती जानें इस मुल्क के पाकिस्तानियों ने दी और तकरीबन कोई 150 अरब रुपए, अरब डॉलर्स का हमारी इकोनॉमी को नुकसान हुआ है और 3 मिलियन रेफ्यूजीज आज तक हमारे पास हैं। तो हम ये फर्दर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि फेंसिंग हो गई है, लेकिन मैं चाहूंगी कि इस ऐवान में फॉरेन पॉलिसी डिस्कस की जाए, एक सेशन बुलाया जाए और हुकूमत यहां पे उस पर ब्रीफिंग करवाए और अफगानिस्तान के हवाले से एक पॉलिसी बनाई जाए। मैं आपके जरिए रिक्वेस्ट करूंगी कि ऑर्डर इन द हाउस, अगर ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जी, तमाम ऑनरेबल मेंबरान से गुजारिश है कि मेंबर डिस्टर्ब हो रही हैं, ऑनरेबल और हमारी फॉर्मर पार्लियामेंट स्पीकर भी हैं, तो प्लीज। जी, शुक्रिया चेयरमैन साहब। और क्योंकि मैंने अभी रूल्स की बात की और उसमें ये बड़ा क्लियर है, स्पीकर साहब, कश्मीर के हवाले से यकीनन जो हालात वहां पर हैं और इस वक्त जिस तरह मोदी ने ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को छोड़ के आपने एपीसी बुला रहे हैं और वहां पे ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिकल लीडरशिप को बुलाया गया है और वहां पे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडरशिप को जानबूझ के नहीं बुलाया गया, तो हमें बहुत से खदशात हैं उसके हवाले से भी। लेकिन मैं उम्मीद करती हूं और हमें पाकिस्तान को तो एक हमारी पॉलिसी बहुत क्लियर है कि स्टेटहुड विदाउट ऑटोनॉमी एक्सेप्टेबल नहीं होगी और यही कुछ जितनी ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं कश्मीर के हवाले से, उनका ये गुपकार डिक्लेरेशन जो उन्होंने पास की थी, उसमें उन सब की कंसेंसस इस हवाले से थी कि 370 आर्टिकल 370 हो और 35A दोनों को वापस किया जाए और इस पे पाकिस्तान का मौकफ भी बिल्कुल क्लियर है। तो जब इस किस्म के हालात हों आपके बॉर्डर्स पे और इतना कुछ आपके हो रहा हो, उस वक्त आपका इस तरह का बिहेवियर और उस वक्त ऐसे बजट देना और फिर ये बिहेवियर, मैं समझती हूं एक निहायत गैर जिम्मेदाराना था। तो बहुत जरूरी है कि यहां पे आप ऐवान में बुलवाइए और यहां पे ब्रीफिंग करवाइए और फॉरेन पॉलिसी यहां बननी चाहिए। स्पीकर साहब, बजट में शुक्रिया, बजट में समझ नहीं आई मुझे। 11 जून को बजट आता है और न्यू फाइनेंस मिनिस्टर है, या अपोजिशन को उनकी शख्सियत से इख्तिलाफ था या बजट से इख्तिलाफ था। यकीनन शख्सियत से तो पीपल्स पार्टी को तो इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं दूसरी पार्टी की बात नहीं कर सकती हूं। लेकिन अगर शख्सियत से नहीं था तो बजट बगैर सुने आपने एहतजाज कर दिया। आपने बजट सुना तो होता, पता तो चलता कि एतराज आखिर किस बात पे है। मुखालफत बराए मुखालफत करनी है, ये उस दिन स्टैब्लिश हुआ और निहायत अगली सीन्स दिखने में आए जब लीडरशिप प्ले कार्ड्स लेके खड़ी थी। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द बैक बेंचेस? आप अपने जूनियर पार्लियामेंटेरियंस को क्या सबक दे रहे हैं? स्पीकर साहब, ये मुखालफत बराए मुखालफत आपको कहीं नहीं ले जाएगी और मैंने कहा देयर इज मेथड इन द मैडनेस। बहुत सी अपनी कोताहियों पे शायद पर्दा डालना था। और ये भी बड़ा अजीब है कि आइल के उस तरफ जो हैं उन्होंने वो ऐनक लगाई है कि जिन्होंने सिर्फ नेगेटिव बात करनी है, और आइल के इस तरफ पर यहां से काफी मैंने ऐसे कमेंट सुने जिन्होंने बजट के हवाले से बहुत से पॉइंट्स निकाले। स्पीकर साहब,
क्या हमको सोचना पड़ेगा, क्या हम इस ऐवान को एक डिबेटिंग क्लब बना रहे हैं? ये डिबेटिंग क्लब बनना चाह रहा है और हम अपनी ऑडियंस और गैलरी के लिए सिर्फ यहां पे तकरीरें कर रहे हैं। ये डिबेटिंग क्लब नहीं है। अगर यहां पे मीनिंगफुल डिस्कशन होनी चाहिए, मीनिंगफुल इनपुट आना चाहिए और आपकी प्रॉपर बजट पे अच्छा होता है, क्योंकि अपोजिशन तो समझा जाता है कि शैडो कैबिनेट होती है, एक वो अपना बजट देते हैं, वो बजट क्यों नहीं लाया गया? उनको तजावीज देनी चाहिए थी बजाय इसके कि मुखालफत बराए मुखालफत। स्पीकर साहब, मैं पहले कोविड, क्योंकि ये बजट कोविड के हालात में आया, कोविड के लिए मैं एनसीओसी की जो भी काम है मैं उनको अप्रिशिएट करती हूं, हुकूमत को अप्रिशिएट करती हूं, और इसलिए कि उन्होंने सारे स्टेक होल्डर्स को लिया। अच्छा होता तो वैसे तो आईपीसी को भी ऑन बोर्ड लेते, पर सारे प्रोविंसेस से चीफ मिनिस्टर्स और वहां पे नुमाइंदगी होती है, और वहां पे एवरी डे जो सेशन होता है, मैं असद उमर साहब को भी इस पे अप्रिशिएट करूंगी, और वहां से एक स्ट्रैटेजी निकलती है, और यही तरीका है। 18वीं तरमीम के बाद आपने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तहत काम करना है। कोई ना सेंटर अलग से इंप्लीमेंट करा सकती है, ना सूबे अलग से इंप्लीमेंट करा सकते हैं, लेकिन मैं ना मानूं, क्योंकि अगर हुकूमत फैसला कर रही है कि आप स्मार्ट लॉकडाउन पे जाएं, तो नहीं जी, हमने नहीं करना। अगर कहते हैं कि दुकानें खोल दें, तो नहीं, अब बंद करना है। कितने अफसोस की बात थी कि जब कोविड की पीक थी, सर्च था, तो अपोजिशन जलसे, जुलूस हर सूबे में। क्या आपको अंदाजा नहीं था कि आम आदमी जो वहां कंधे से कंधा जोड़ के खड़ा होगा? आपने तो एजुकेट करना था। यह सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, हर उस लीडरशिप की जिम्मेदारी थी कि कोविड के हवाले से वो अपनी अवाम को एजुकेट करते। स्पीकर साहब, नतीजा क्या हुआ? हमारी हॉस्पिटल्स भर गईं। क्या आपने इतना तैयारी थी आपकी? लेकिन जिस तरह उसको मैनेज किया गया और जिस तरह यहां पे हैंडल किया गया, मैं उसके लिए भी खराज तहसीन देती हूं हुकूमत को और एनसीओसी को। स्पीकर साहब, उसके नतीजे में, और जब हुकूमत कहेगी कि आप खोल लें, तो आप कहेंगे कि नहीं, ईद के दिन भी सब दुकानें बंद रहेंगी। लोगों को दुकानों को बंद किया गया, जिसके बाद वो प्रोटेस्ट हुआ और फिर जाके कराची में दुकानें खुली। स्पीकर साहब, आज के कोविड के फिगर्स देख लीजिए। जब पाकिस्तान में नीचे जा रहा है, तो आज के सिंध में 517 कोविड केसेस आए हैं, हाईएस्ट इन पाकिस्तान, कराची से। स्पीकर साहब, क्या ये तरीका है? आप एक 18वीं तरमीम के बाद आपको एक अगर अथॉरिटी है तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बगैर नहीं होती। एक दिन में 93 लोगों की अमवात हुई है, 93 अमवात हुई है। यह भी तशवीशनाक बात है कि आज भी आपके पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है आपको नजर नहीं आ रहा। यूके में आज सूरत हाल देखिए, जो इंडियन वहां पे गया है स्ट्रेन, उसके लिहाज से देखिए कि वहां क्या सूरत हाल है। क्या आपकी कोशिश ये थी कि हमारा भी हाल वो होता? तो निहायत अफसोस के साथ मैं ये कहूंगी कि प्लीज ओनली वे, आज अगर 18वीं तरमीम के पास, पाकिस्तान के पास कोई तरीका है, इस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। गाइडलाइंस आपको सेंटर से आनी है, इंप्लीमेंट आपने करना है। स्पीकर साहब, इस कोविड की हालत में, और दुनिया अप्रिशिएट कर रही है आपको, लेकिन हम नहीं, मैं ना मानूं। स्पीकर साहब, कोविड में बजट आसान बात नहीं थी, और कोविड में मैनेज करना बहुत मुश्किल था। उस वक्त जिस तरह 1.5 करोड़ लोगों को एहसास इमरजेंसी कैश फराहम किया गया, यह एक बहुत बड़ा सपोर्ट था, क्योंकि वो लोग जो घरों से निकल नहीं सकते थे, 1.5 करोड़ खानदान, जिसमें से 50 लाख तो सिर्फ सिंध के हैं। क्या सूबों पर जिम्मेदारी नहीं थी कि उसको ये सप्लीमेंट करते, उसमें आप वो करते? सुना जरूर गया
कि रातों के अंधेरे में शायद कोई सिंध हुकूमत ने कुछ बांटा है, लेकिन कहां बांटा, किसको बांटा, कितना बांटा, कुछ नहीं पता। तो बहरहाल आज उसी इमरजेंसी कैश में सेकेंड फेज भी स्टार्ट होने जा रहा है, लेकिन उस वक्त का ये कदम वो गरीब लोग जो शायद आज ना जाने किन हालात में होते कि उस वक्त उनको वो सपोर्ट मिला, और वो जो इंसेंटिव आपने स्मॉल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्री को दिया वो बहुत बड़ा इंसेंटिव था, और उसमें बिजली की कीमतों में कमी की गई, सब्सिडीज दी गई, और उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री को आपने इंसेंटिव दिया। बार बार ये कहा जाता है जी ये तो आप इंडस्ट्री, भाई तो आखिर वो ही तो लेबर प्रोवाइड करेंगे, जो लेबर वहां जाती है वो नौकरियां ही तो देती है। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से मैनेज हुआ उसको दुनिया ने अप्रिशिएट किया, और हम सबको यहां पे अप्रिशिएट करना चाहिए। स्पीकर साहब, बजट 4% जो ग्रोथ के बता रहे हैं, अगेन मैं ना मानूं, भाई दुनिया कह रही है, आप खुद देख रहे हैं यहां पे आपकी पीएसडीपी आज 900 अरब की है, तो जाहिर है ग्रोथ है, ये सब कुछ है, पैसे हैं, तभी ये कुछ कर रहे हैं। स्पीकर साहब, आप ये मुझे बात नहीं समझ आई कि जिस फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट दिया, अनाउंस किया, उन्होंने जब पीपल्स पार्टी से दिया था तो वो बहुत सच बोल रहे थे, बिल्कुल सच बोल रहे थे, लेकिन आज वो सब झूठ बोल रहे हैं, तो निहायत अफसोस की बात है। मेरा ख्याल है वो एक अच्छे न्यूट्रल एंड एक काबिलियत के तहत यहां आए हैं, और उनकी क्रेडिबिलिटी, और अब जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का जितना ट्रांसपेरेंट तरीके से दिए, कोई फिगर्स की फजिंग नहीं हो सकती, और उसके लिए पूरे अपोजिशन को भी चाहिए कि एक मेंबर को चाहिए कि जाके खुद देखें कि वाकई क्या ये ग्रोथ की ऑथेंटिसिटी कितनी है। स्पीकर साहब, मैं बजट पे दोबारा आऊंगी, लेकिन नेशनल फाइनेंस कमीशन बहुत अहम डॉक्यूमेंट, और उसकी भी बार बार यहां बात होती है। स्पीकर साहब, लेकिन जिस वक्त ये 7th एनएफसी अवार्ड, क्योंकि मैं स्पीकर भी थी और काफी इन्वॉल्वमेंट थी 18वीं तरमीम के हवाले से, बड़ी एक्साइटमेंट, और बहुत हम इस चीजों पे कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, तो उस वक्त 7th एनएफसी अवार्ड के हवाले से जब डिस्कशंस हो रही थी तो देयर वाज अ टैसिट एग्रीमेंट, और वो एग्रीमेंट ये था क्योंकि अब सूबों को 57 प्लस का शेयर जाना था, और वो एग्रीमेंट क्या था? वो एग्रीमेंट ये था कि 3% टैक्स टू जीडीपी जो है कि वो बढ़ाया जाएगा। जो 3% टैक्स टू जीडीपी बढ़ेगा आपका 3%, उसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी सूबों पे थी, और वो सूबे जिनके पास, क्योंकि सर्विसेज टैक्स उनके पास है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के टैक्स उनके पास है, बहुत से वो दिए गए, और ये जिम्मेदारी सूबों पे डाली गई थी कि उन्होंने वो जनरेट करना है, और उसके बाद इस वक्त क्या हो रहा है, 91% टैक्स सेंटर कलेक्ट करती है, एंड 1% ऑफ द जीडीपी सारे सूबों को मिलाएं तो वो टैक्स सूबे करते हैं। मेरे पास इस वक्त यहां पे ये सिंध की किताब है, सिंध के बजट की, मेरा ताल्लुक सिंध से है इसलिए मैं यहां दिखाऊंगी। ये अपनी किताबों में लिखते हैं कि उन्होंने 70 अरब रुपया कम कलेक्ट किया है अपने टैक्सेस में। श्योर है कि सेंटर करे, हमें उसके तहत पूरा डिविजिबल जरूर मिलना चाहिए, पर भाई तो पहले आप टैक्सेस भी तो जमा कर लीजिए। 70 अरब तो आपने अपने प्रोविंशियल उसमें डिक्लेयर किया है आपकी किताब के तहत। स्पीकर साहब, एनएफसी में के बाद, क्योंकि एनएफसी नामुकम्मल है अगर आप प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं देंगे, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के बगैर आपका ये मकसद, इसका एनएफसी का जो मकसद था वो हल नहीं हो सकता। एनएफसी में यह भी बहुत जरूरी है कि यहां के मेंबर्स को एजुकेट किया जाए। एनएफसी में 10.3% लेस डेवलप्ड एरिया का है,
और अगर उस 10% को मैं निकालूं, सिर्फ मैं 3 साल का आपको हिसाब देती हूं। 3 साल में, सिर्फ 3 साल, सिंध में तो 13 साल से हुकूमत है, लेकिन मैं 3 साल का हिसाब आपको बताती हूं। स्पीकर साहब, 1700 अरब रुपया सिंध में गया डिविजिबल पूल के अगेंस्ट, सिर्फ डिविजिबल पूल के अगेंस्ट 1700 अरब। और अगर मैं उसका 10% लगाऊं, 10.3%, तो उसके तहत 175 अरब मेरा है, हमारे सिंध का है, लोअर लेस डेवलप्ड एरिया का है, बदीन का है, थटपारकर का है, मीरपुर खास का है, जो लेस डेवलप्ड एरिया जहां स्टंटेड ग्रोथ है। 175, 10.3%। वो पैसा कहां गया? आपने एनएफसी में हमारे नाम से लिया, आपने बदीन के नाम से लिया, आपने थरपारकर के नाम से लिया, लेकिन वो पैसा वहां नहीं गया। स्पीकर साहब, डायरेक्ट ट्रांसफर्स, उसके मद में जो ऑयल एंड गैस की रॉयल्टी और मिलती है सूबे को, हमारे हलकों से मिलती है। मैं उस दिन बिलावल साहब की तकरीर सुनी कि घोटकी में भी गैस होनी चाहिए, पता नहीं बदीन वो क्यों भूल गए, बदीन का नाम भी लेते तो मुझे बहुत खुशी होती। जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन मेरी दरख्वास्त ये भी है कि ये जो 153 बिलियन डायरेक्ट ट्रांसफर्स हुए हैं, वो हमारे हलके में क्यों नहीं आए? और मैं दोनों मिलाऊं तो 328 बिलियन हमारे नाम से लिया जाता है। लेकिन अगर ये, इसका मैं कहती हूं 1/4 भी खर्च कर देते, तो आज बदीन के पसमंदा इलाकों की, सिंध के पसमंदा इलाकों की शक्ल कुछ और होती। स्पीकर साहब, एक ईंट नहीं लगी, एक ईंट। और हेल्थ का उठाऊं, एजुकेशन उठाऊं, इरिगेशन उठाऊं, बड़ी हैरत होती है मुझे यहां पे जब मेंबर्स उठ के ये बात करते हैं कि एग्रीकल्चर में कम दिया, या एजुकेशन में कम दिया, या हेल्थ में कम दिया। तो उन लोगों के लिए, मेंबर्स के लिए बहुत जरूरी है कि एक ये एजुकेशन हो कि 18वीं तरमीम के बाद कौन सा पार्ट है ऑफ एजुकेशन का जो फेडरल के पास है, कौन सी चीज है हेल्थ की जो फेडरल के पास है, बाकी ये सब सूबों के पास है, कौन सी चीज है एग्रीकल्चर की जो आपकी फेडरल के पास है कंपोनेंट, और बाकी चीजें आपके सूबों में हैं। स्पीकर साहब, मैं यहां पे शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि जो फाइनेंस मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर का, इन प्लानिंग का, जो इन्होंने लेस डेवलप्ड एरियाज के लिए पैकेजेस दिए हैं, गिलगित बल्तिस्तान हो या जो फाटा मर्ज हुआ है उसके हवाले से हो, बलूचिस्तान के हवाले से हो, हमारे सिंध के हवाले से हो। और बड़ी हैरत हुई, अगर यहां पे एनएससी को तो कोट किया गया, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल को, लेकिन वो पोर्शन छोड़ दिया कि जिसमें कहा जाता है शुड बी, उसको आपको प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के तहत आपने पॉलिसी बनानी है। वही सारी रूह है कि आपने प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज के तहत आपने नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल करना है, जिसमें फिर एक दफा पसमानदा इलाके की बात होती है। स्पीकर साहब, मैं शुक्रगुजार हूं, लेकिन तकलीफ हुई मुझे जब सिंध के चीफ मिनिस्टर ने यह बात कही कि बदीन में ये स्कीम दे दी, बदीन में वो स्कीम दे दी। अरे भाई, आप खुश हो? जहां आपने कमी छोड़ दी, आपने उनको लावारिस छोड़ दिया। मैं तो बदीन को वैसे ही ऑर्फन कहती हूं, वहां के लोगों को। तो अगर आपने वहां छोड़ दिया और अगर फेडरल गवर्नमेंट ने दिया, तो आप तो खुश हों, आप तो इनकरेज करें। स्पीकर साहब, चेयरमैन साहब, मैं आपको पहले बोल चुकी हूं कि आप भी, अगर वो प्रेसिडेंट नहीं रखा तो कोई उस कुर्सी का भी एहतराम नहीं करेगा। स्पीकर साहब, बजट में मैं जरूर फाइनेंस मिनिस्टर की वो बात अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि जो उन्होंने 4 से 6 मिलियन बिल्कुल पिसे हुए तबके के लिए
उनके लिए जो पूरा प्रोग्राम यहाँ पे दिया है कि 5 लाख रुपए बगैर किसी टैक्स लोन इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जाएंगे कि वो अपने कारोबार शुरू करें, ये बहुत खुशाइन है। और ये शो करता है कि इन्होंने डायरेक्ट उस लो अपने इनकम बिल्कुल निचले तबके को वो ऊपर उठाना चाहते हैं। फिर वो जो फार्मर्स के लिए उन्होंने इंसेंटिव 2 लाख का कहा है टैक्स फ्री लोन का, और उसके अलावा उन्होंने इंटरेस्ट फ्री लोन का। स्पीकर साहब, मैं क्योंकि समझ रही हूं आपकी मजबूरी भी, इन्फ्लेशन, स्पीकर साहब सबसे बड़ा मसला इन्फ्लेशन का है, पर इन्फ्लेशन को अगर आपने काबू में करना है तो उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी सूबों पर है। आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सिस्टम मैकेनिज्म बनाने होंगे, क्योंकि आपकी चीजें, आपके फूड आइटम्स मिडल मैन की वजह से बढ़ जाते हैं। तो वो जो इसमें फेडरल गवर्नमेंट तो इस चीज पे कर रही है, लेकिन मैं एक दफा फिर सूबों से कहूंगी कि अगर जब तक आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तहत नहीं आएंगे, देखिए कंपटीशन सिर्फ मुकाबला और अपनी नाअहली को छुपाना, उससे पाकिस्तान सफर करता है, पाकिस्तान की अवाम सफर करती है। तो उस नाअहली को छुपाने के लिए आप बार बार ये फेडरल गवर्नमेंट पे डाल देते हैं। स्पीकर साहब, मैं स्पोर्ट्स इनकी बजट का खास तौर पे जो उन्होंने इस दफा स्पोर्ट्स के हवाले से रखे हैं पैसे, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूं। और मैं ये भी बताऊं कि इंशाअल्लाह ताला ये साल जो हम स्टार्ट लेंगे उसमें हम एक स्पोर्ट्स के हवाले से पूरा वो साल चाहेंगे कि वो मनाएं। हालांकि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्रीज उनके साथ हैं, सूबों के पास, हम उनकी कोऑर्डिनेशन के साथ हम वो चाहेंगे कि ये साल भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया जाए। मेरी फाइनेंस मिनिस्टर से बात भी हुई है कि जितने स्पोर्ट्स गुड्स जो इंपोर्ट होने हैं, कि हमने सैफ गेम्स की तैयारियां करनी है कि उसको टैक्स फ्री कर दिया जाए। स्पीकर साहब, वाटर, पानी बहुत अहम इश्यू है, बहुत है। यकीनन मिसट्रस्ट है, लेकिन मिसट्रस्ट सूबों के बीच में तो हो सकता है, वो क्या है जो सूबों के अंदर हो रहा है। तो मेरा इस हवाले से, अगर टीपी कैनाल खुली और नीचे पानी नहीं था तो वो गलत था, लेकिन स्पीकर साहब आज इरसा और ये फेडरल गवर्नमेंट कह रही है कि आप न्यूट्रल लोगों को अपॉइंट करें अपने बैराजेस पे, अपने कैनाल्स पे, ताकि वो देख के बताए। तो उस पे इतराज क्यों है? आपको वापदा से इतराज है, आप और कह दीजिए, कोई न्यूट्रल लोगों को ले आइए जो ये देखे। आप तो, मेरी बड़ी तवक्को थी जब बिलावल साहब गए थे बदीन, उन्होंने कहा था कि मिनिस्टर से, तो मैं जानना चाहती हूं जो इलीगल डायरेक्ट आउटलेट्स दिए गए उस मिनिस्टर के खिलाफ क्या एक्शन हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ। और उसके अलावा जो सखर डाउन चोरी हो रहा है पानी, उसकी क्यों नहीं इंडिपेंडेंट किसी उससे मॉनिटरिंग हो रही? उसके लिए मॉनिटरिंग होनी चाहिए और एक मैकेनिज्म बनना चाहिए कि ट्रांसपेरेंट तरीके से वो पानी मिले। और मेरे बदीन के हारियों को, नीचे लोअर सिंध के लोगों को, क्योंकि ऊपर सारा पानी ले लिया जाता है और नीचे टेल एंड पे लोग प्यासे रह जाते हैं। और ये लॉ है, इंटरनेशनल लॉ, कि पहले आपने टेल एंड के ग्रोअर को पहुंचाना है, फिर ऊपर वालों ने पानी इस्तेमाल करना है। स्पीकर साहब, मैं, क्योंकि ये जरूरी है, एक वर्ल्ड बैंक के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो सिंध में चल रहे हैं। ये शिकायत करते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट नहीं देती, और अगर वो जायज हो सारी चीजें हमें दिखाएं तो हम भी आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन ये बता दीजिए कि अगर आप अपने एडीपी में जो फंड रखते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 40% इस्तेमाल होता है, 60% आप इस्तेमाल ही नहीं करते, तो फिर आप फंड किस लिए ले रहे? आपने तो वैसे ही, यहां पे बड़ा एक डेली वेजेस के ऊपर सियासत चलती है कि भाई 20,000 बता दें, हुकूमत 20,000 में कोई गरीब आदमी बजट बना सकता है। तो मैं सहवान से पूछती हूं, ये बता दीजिए क्या 25,000 में बन सकता है? 30,000 में भी बजट नहीं बन सकता। यकीनन जो भी सूरत हाल है। स्पीकर साहब, कमिंग बैक टू ये वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट्स, और ये इसलिए जरूरी है, मैं बस अब वाइंड अप कर रही हूं, जरूरी है कि वर्ल्ड बैंक का कॉम्पिटिटिव लिवेबल सिटी ऑफ कराची, उस पे
सिर्फ 5 मिलियन डॉलर्स खर्च हुआ, लेकिन $225 मिलियन खर्च नहीं हुए हैं। सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट, ये मेरे ख्याल में वही है जिस पे बहुत रोशन सिंध की बात होती है। देख लीजिए जरा कितना रोशन है सिंध, लेकिन उसमें 100 में से 11 मिलियन डॉलर खर्च हुआ है और 89 मिलियन नहीं हुआ। वैसे तो मुझे तकलीफ ये है कि जो 11 मिलियन भी हुआ है वो पता नहीं कहां खर्च हुआ है, उसको देख लेना चाहिए। लेकिन अगर सच्चाई से और ईमानदारी से करें तो ये 89 मिलियन डॉलर्स उनके पास पड़े थे। कराची वाटर एंड सीवरेज सर्विसेज, जो आज कराची का हाल है, और ये पैसे इतने 39 मिलियन डॉलर्स आपके पास पड़े हैं। स्पीकर साहब, कराची मोबिलिटी प्रोजेक्ट, सिंध बैराज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, जिसके तहत 61 मिलियन डॉलर खर्च हुए, लेकिन 267 मिलियन डॉलर्स आज तक इनके पास पड़े हैं। मुझे बताइए कि वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप नहीं चाहते कि बैराजेस और इनके नीचे से कि सही टेलीमेट्री सिस्टम आए, कि उनका आप ठीक करें। आपकी नीयतों में खोट है, वरना ये जो फंड्स आपके पास अवेलेबल हैं कि सिंध बैराज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, सिंध इरिगेटेड एग्री प्रोडक्टिविटी, जिसके लिए 89 मिलियन डॉलर आपके पास पड़ा है, सिंध एग्रीकल्चर ग्रोथ 20 मिलियन पड़ा है, सिंध रिस्पॉन्स टू स्टंटिंग, इंतहा है स्पीकर साहब, 42 मिलियन डॉलर पड़ा है आपके पास। स्टंटिंग मेरे हल्के में सबसे ज्यादा है। ये क्या कर रहे हैं इन पैसों का? आपको पता है कि इसके ऊपर सिंध हुकूमत को एक कमिटमेंट चार्जेस हैं जो पे करने पड़ते हैं। एक कमिटमेंट है आपकी जिसके चार्जेस हैं। क्या वो भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स में अब इनके ऊपर आता होगा जो सिंध हुकूमत को देना पड़ता होगा? तो आप ये फंड पैसे जो पड़े हैं उसे इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? म्युनिसिपल सर्विसेज प्रोग्राम सिंध 18 मिलियन डॉलर। स्पीकर साहब, म्युनिसिपल कमेटीज जो लोकल गवर्नमेंट के साथ इन्होंने हाल किया, जिसको नवाजना हो उसको एक डिस्ट्रिक्ट का तालका नाज़िम बना दो, डिस्ट्रिक्ट नाज़िम बना दो, वो दुकान खोल के अपनी बैठ जाएगा। बाकायदा दुकानें खुली हुई हैं लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में जो इन्होंने सिंध में किया। जिसको नवाजना हो, प्लीज उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्ट उन लोगों को अफेक्ट करती हैं जिससे आम आदमी या गुर्बत या बीमारियां या तालीम आपकी अफेक्ट होती है, कि उनके ऊपर ये होना चाहिए एक्शन कि जिन्होंने किया, और उम्मीद करती हूं कि आगे चल के। स्पीकर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा, चेयरमैन साहब मैं आपको शुक्रिया अदा करती हूं। बोलना तो बहुत चाहती थी मैं, सिर्फ के फाइनेंस मिनिस्टर के लिए कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को देखिए। कोई अगर फूड पर है, अब यहाँ इस वक्त मुझे कॉटन सीड ऑयल के ऊपर 17% कोई टैक्स बढ़ा दिया है, उसको देख लीजिए। लेकिन जितने इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको प्लीज आप दोबारा आपको देखना चाहिए, उसको देख लीजिए। जो भी सरचार्ज हैं पावर सेक्टर्स में जिसकी वजह से वो बढ़ रहा है, उसको भी आप प्लीज देखिए। और सिंध हुकूमत से ये है कि खुदारा थैंक यू जी, मुखालफत बराए मुखालफत की सियासत छोड़ के प्लीज कुछ कीजिए और आइए आईपीसी के अंदर, ताकि सारे सूबे बैठ के, मैं चाहती हूं कि जो भी बेनिफिट अगर दूसरे सूबों को जाता है तो मिलना चाहिए। और हेल्थ कार्ड, लास्ट चीज सिंध हुकूमत से है कि प्लीज हेल्थ कार्ड दीजिए, क्रॉप इंश्योरेंस कीजिए, लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस दीजिए, ये सब बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।